हाँ तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का आप ही के YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों बाद प्यारे बच्चों फिर से भूगोल की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे उसी भूगोल को, ठीक है। वो जो क्लास 10th वाला जो भूगोल होने वाला है बच्चों, हम लोग फिर से कहाँ भूगोल के बाद में पॉलिटिकल साइंस को पढ़े थे। पॉलिटिकल साइंस के बाद में प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स को पढ़े थे, है ना। और इस प्रकार आपदा प्रबंधन से होते हुए फिर हम लोग आगे आए हैं, फिर कहाँ भूगोल को लेकर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं बच्चों, जो कि कृषि होने वाला है, ठीक है। एक दो क्लास में हम इसको क्या करेंगे कि पूरा तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, कृषि से जो है छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका बड़ा धमाका होता है। एग्जाम में इससे बहुत अधिक मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, कृषि आज हम लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। कृषि से जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है बच्चों, और उसमें भी हमारा बिहार जो है संपूर्ण भारत में सबसे अधिक कृषि पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग फिर उसी कृषि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कृषि के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, कि कृषि अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे देश में चाहे किसी भी प्रकार का आय क्यों ना आता हो, उसमें 24% भागीदारी 24% भागीदारी किसकी होती है? तो कृषि से। किससे जी? तो कृषि से होती है। 24% भागीदारी किससे होती है? तो कृषि से होती है। आ रहा समझ में? और उसके बाद अगर देखें बच्चों, तो अगर 3 लोग कहीं आपको मिल जाते हैं, कहीं भी भारत में अगर 3 लोग, अगर अनुपात देखा जाए ना, सामान्य अनुपात, तो 3 लोगों में 2 अनुपात आपको किसान मिलेंगे। 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति क्या होते हैं जी? तो किसान पाए जाते हैं पूरे भारत में, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यानी कि पूरे 3 लोग हैं ना, मान लीजिए पूरा भारत में अगर 3 लोग हैं, तो उसमें 2 लोग किसान ही हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी किसान और अन्य जो लोग हैं उनके ऊपर 2:3 का रेशियो होता है। 2:3 का क्या होता है? अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद यार बच्चों, अगर हम देखें ना, तो यह कृषि जो है बच्चों, वर्षा की सहायता से विकसित होती है, और वर्षा पर ही निर्भर करती है कृषि। अगर वर्षा नहीं होती है बच्चों, तो क्या होता है? तुरंत सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है। अगर थोड़ा सा वर्षा अगर अधिक हो जाती है, तो तुरंत दहाड़ घोषित कर दिया जाता है। और होता है क्या कि बाढ़ से पूरे बिहार को पीड़ित घोषित कर दिया जाता है बच्चों। लेकिन अगर बाढ़ नहीं आती है या फिर वर्षा नहीं होती है ना, तो उसे हम सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। और पूरा बिहार त्राही त्राही करने लगता है, साथ ही साथ संपूर्ण भारत जो है सुखाड़ के प्रकोप में आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे कहा जाता है बच्चों, आगे अगर हम लोग देखें ना, तो कहा जाता है कि यहाँ सिंचाई की कितनी साधन है बच्चों? हमारे भारत में सिंचाई की साधन है केवल 15%। कितना बच्चों? केवल और केवल 15% ही सिंचाई की साधन है, ठीक है। आप में से जितने भी बच्चे मेरे इस क्लास को देख रहे होंगे, लगभग अगर 100 बच्चे देख रहे होंगे अभी के रीजन में, तो अभी प्यारे बच्चों 100 में से जो है 75 जो है ना, क्या होंगे कि किसान के बेटे होंगे, अन्यथा एक किसान के रूप में छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ रहे होंगे कि 15% हमें सिंचाई की साधन है, बाकी सिंचाई की साधन नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है कि उसका कष्ट झेलना पड़ता है सिंचाई के लिए, ठीक है, या फिर उसका कमी हमें महसूस करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे 2 तरह की खेती की जाती है, ठीक है। एक शुष्क खेती और एक आर्द्र खेती, ठीक है, जिसमें जल की आवश्यकता कम होती है और इसमें जो है जल की आवश्यकता अधिक होती है। यानी धान वगैरह जो हम लोग रोपते हैं ना, धान हो गया, गन्ना हो गया, जिसमें जल की अधिक आवश्यकता होती है बच्चे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आर्द्र खेती। और गेहूं वगैरह हो गया, सब चना मटर वगैरह हो गया ना, उसको हम लोग कहते हैं शुष्क खेती बच्चों, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले भारत में
कृषि के महत्व पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं कि क्या होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि भारत में कृषि का क्या महत्व है बच्चों, ठीक है। चले आइए चलते हैं बच्चे। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होने वाला है यहाँ पर कि भारत में कृषि का महत्व, है ना। अगला पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है जी, भारत में कृषि का महत्व, है ना जी। भारत में जो है कृषि का महत्व, पहला पॉइंट प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, नोट करेंगे आप लोग कि भारत में कृषि के महत्व को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। तो लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 2/3 लोगों को जीविका क्या कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे आधारित है बच्चों, तो कृषि पर आधारित है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 2/3 जीविका जो है किस पर, तो कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है बच्चों, है ना, कृषि पर आधारित है। 2/3 जीविका जो है कृषि पर आधारित है, ठीक है। दूसरा नंबर देखें बच्चों तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का, अभी अभी बताए थे बच्चों कि कृषि का 24% क्या होता है मेरे बच्चों, तो योगदान होता है। कितना परसेंट जी, तो 24% योगदान होता है किसका, तो कृषि का, केवल कृषि का। संपूर्ण राष्ट्रीय आय को, जो देश का जो आय होता है ना, संपूर्ण आय, उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, और संपूर्ण राष्ट्रीय आय में हमारे कृषि का केवल 24% योगदान होता है बच्चों, ठीक है। आइए तीसरा नंबर अगर देखें बच्चों तो तीसरा नंबर हम ये कह सकते हैं ना कि भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है ना जी, प्राप्त होता है। बच्चों एक चीज तो सभी बच्चे जानते होंगे कि अभी जो है कुछ दिन पहले ही चीन हमेशा क्या रहता था, तो जनसंख्या में सबसे आगे था, भारत से आगे था। लेकिन आज के रीजन में प्यारे बच्चों भारत जो है चीन से भी आगे है जनसंख्या के दृष्टि से। जनसंख्या जो है भारत में सबसे अधिक हो गया, पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत एक सबसे बड़ा देश के रूप में उभर कर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जितना जनसंख्या है विशाल जनसंख्या के रूप में इसे देखा जाएगा। और संपूर्ण जनसंख्या का भोजन कहाँ से चलता है, पेट पूजा कहाँ से होता है, तो कृषि से होता है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भारत में कृषि जन्य उद्योगों का, लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक और पॉइंट कि भारत में कृषि जन्य उद्योगों का, है ना, जन्य उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जन्य उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जन्य उद्योग का मतलब उद्योग में जितना भी काम होता है सारे के सारे जो कच्चे माल होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों, तो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं चीनी मिल, ठीक है ना, हम यहाँ पे देख लेते हैं चीनी मिल को, है ना। तो चीनी मिल में जो है गन्ना कहाँ से जाता है, जिसके कारण जो है चीनी बनता है। तो प्यारे बच्चों गन्ना से ही चीनी बनाया जाते हैं, और गन्ना कहाँ से जाता है बच्चों, तो वह जो है कृषि से ही जाता है। और कृषक क्या करते हैं कि गन्ना को ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह पे लाद करके क्या करते हैं कि उद्योग में भेज देते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है बच्चों, तो चीनी बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कृषि जन्य उद्योगों का कच्चा माल, यानी गन्ना जो है कच्चा माल के रूप में हम लोग देखेंगे, गन्ना को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे जूट वगैरह जो है, जूट की खेती की जाती है, उससे जो है सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। दाल जो बनाया जाता है, दाल के कई, जैसे आलू हो गए, आलू चिप्स वगैरह जो है ना, चिप्स उद्योगों में ही बनता है, और आलू के चिप्स जो बना करके बेचा जाता है वह कृषि से ही प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर सवाल देखें बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जलवायु
भारत में जलवायु, भारत में जलवायु, जलवायु यानी मौसम, जलवायु, भारत में जलवायु मिट्टी एवं धरातल की, मिट्टी, मिट्टी एवं धरातल, धरातल, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण, विविधता, विविधता के कारण, विविधता के कारण फसलों की विविधता, फसलों में विविधता पाई जाती है, फसलों, फसलों में भी, फसलों में भी विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर सवाल पूछता है ना बच्चों कि भारत में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालें, महत्व पर प्रकाश डालें, ऐसे सवाल पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 2/3 जीविका कृषि पर आधारित है। भारत के कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का 24% योगदान होता है। उसके बाद भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर है भारत में कृषि जन्य उद्योगों का, जो कृषि से जन्म लिया है ना उद्योग, उसके लिए कह रहा है कि उद्योगों का कच्चा माल कहाँ से, तो कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद है भारत में जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है ना बच्चे, यानी कि मिट्टी जहाँ पे जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का क्या होता है बच्चों, तो फसल भी होता है, यानी फसलों में भी विविधता पाई जाती है, अलगाव पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं काम वगैरह करने के लिए ना, तो उधर से सेब वगैरह लाते हैं, जो तोड़ करके पेटी वगैरह सेब का लाते हैं, तो हमारे यहाँ भी भेजते हैं, हम लोग भी उसको खाते होते हैं। तो हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को कि वहाँ पे सेब का खेती होता है, सेब का बगीचा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना बिहार में अक्सर, तो बिहार में जो है सेब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी में विविधता यानी अलगाव के कारण जो है ना फसलों में भी अलगाव पाई जाती है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इतना सारा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं किसमें, तो भारत में कृषि के महत्व के टर्म में, है ना, महत्व के बारे में आप लोग इतना सारा पॉइंट लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए फटाफट। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट अगला पॉइंट को देखते हैं जी। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कृषि का मुख्य उद्देश्य। अगला पॉइंट होगा बच्चों कृषि का मुख्य उद्देश्य। कृषि का मुख्य उद्देश्य को देखेंगे हम लोग, यानी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि हम लोग करते क्यों हैं, कृषि जो है हम लोग करते क्यों हैं बच्चों। तो कृषि जो है हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 2-4 टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कि इसको हम लोग करते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। क्या चीज जी, भोजन प्राप्त करने के लिए। अगर परीक्षा में पूछता है बच्चे कि कृषि का उद्देश्य लिखे, है ना, तो लिख दीजिएगा कि कृषि के निम्नलिखित उद्देश्य है। एक में लिख दीजिएगा भोजन प्राप्त करने के लिए, दूसरा में लिख दीजिएगा बच्चों कि उद्योगों के कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए। उद्योगों के कच्चा माल, है ना, उद्योगों के कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, है ना, उद्योगों के कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर में बच्चों हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कृषि उपज के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कृषि को विदेश में भेजकर विदेशी मुद्रा, कृषि अनाज को कृषि से जो हम अनाज प्राप्त करते हैं ना, उस अनाज को विदेश में भेजकर क्या ज्ञात करना जी, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। यानी कि प्यारे बच्चों जहाँ पे ये अन्न दाना, चावल, दाल, गेहूं ये सब नहीं होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि अन्य देशों में भेजकर भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, तो हम अपना निर्यात करके और वहां से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं जी, तो हम लोग वहां से विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे
चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट क्या बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट कि अनाज को बेचकर, अनाज को अपने देश में ही बेचकर, है ना, अनाज को बेचकर, अनाज को बेचकर क्या प्राप्त करना, अनाज को बेचकर और मुद्रा प्राप्त करना, मुद्रा प्राप्त करना, है ना, मुद्रा प्राप्त करना। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है ना। चलिए बच्चों, ये जो है ना किसान का यही उद्देश्य है, किनका जी, तो किसान का, किसान का यही क्या है बच्चों, तो उद्देश्य है, किसान का ये सभी उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब जो है कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। कृषि योग्य भूमि को, अगला पॉइंट हम लोग का कि कृषि योग्य भूमि को कितना भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि को कितने भाग में, तो 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। आप कहेंगे कि सर कौन कौन भाग हो सकते हैं, तो कृषि योग्य भूमि जो है ना 4 भाग में बांटे गए हैं बच्चे मेरे। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे और उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग तीसरा भी प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहला हो जाएगा बोया गया क्षेत्र। कैसा क्षेत्र जी, तो बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा जी, चालू प्रति भूमि, चालू प्रति भूमि, चालू प्रति भूमि दूसरा हो गया ना। यहाँ हो जाएगा पहला, ये हो गया बच्चे मेरे दूसरा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों तीसरा, जो कि इसे क्या कहते हैं, अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अन्य प्रतिभूमि, अन्य प्रतिभूमि, है ना, अन्य प्रतिभूमि। उसके बाद बच्चे चौथा नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, है ना, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कृषि योग्य भूमि को 4 भाग में बांटा जाता है, यानी कृषि योग्य भूमि है लेकिन उसको 4 अलग अलग भाग में हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं बच्चे मेरे, तो हम कह सकते हैं बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे अन्न दाना को आप बो दिए हैं, रोप दिए हैं, उसको कहते हैं बोया गया क्षेत्र, है ना, जिसपे कोई बुआई हो गया है। उसके बाद बच्चों चालू प्रति भूमि, चालू है वहां पे अन्न दाना बो सकते हैं लेकिन फिर भी वो अभी फिलहाल में पड़ती है, उसको कहते हैं चालू प्रतिभूमि। उसके बाद अन्य प्रतिभूमि, यानी कि चालू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं होता है कि लोग छोड़ देते हैं, खेती करते ही नहीं है, जिनका जॉब वगैरह हो जाता है ना, तो वह हो जाता है अन्य प्रतिभूमि। और यहाँ पे कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जैसे झगड़ा उगड़ा भूमि पर हो जाता है ना, जिस पर 44 वगैरह लग जाता है, तो उस पर क्या होता है कि कृषि योग्य होता है लेकिन वह व्यर्थ में रहता है, उस पर कोई खेती नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लिए। अब जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने का तरीका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बच्चों, आइए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए फटाफट सब लोग। चलिए आते हैं अगला पॉइंट। आइए बच्चों नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट हमें देखना है क्या बच्चों, कि कृषि उत्पादन बढ़ाने का तरीका, है ना। अगला पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने का तरीका, है ना, बढ़ाने का तरीका क्या है। तो कृषि का उत्पादन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं मेरे भैया, तो भाई मेरे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे। आइए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि। पहला क्या हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करके। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों कि सस्य गहनता है ना जी, सस्य गहनता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सस्य गहनता क्या है, तो सस्य गहनता का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा और दूसरा के बाद तीसरा फसल उपजाना। जैसे गन्ना को लगा दिए, उसके बाद गेहूं को लगा दीजिए, उसके बाद जो है किसको लगा दीजिए, धान को लगा दीजिए, उसके बाद मसूर मटर वगैरह को लगा दीजिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्य गहनता से। ठीक है, यानी प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाएंगे, चाहे जैसे भी हो, मवेशी खाद दीजिए, जो है आप उसमें उर्वरक वगैरह दे दीजिए। ठीक है, उसको देकर के आप प्रति हेक्टेयर यानी प्रत्येक क्षेत्र पर उपज को बढ़ा करके
ठीक है। और यहाँ पे शस्य गहनता से कह रहा है कि बार बार जो है ना अलग अलग कृषि को करके, ठीक है। तो आइए बच्चों शस्य गहनता को हम लोग ध्यान से देखते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे, अगला पॉइंट बना देते हैं किसका, शस्य गहनता। शस्य गहनता का एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं कि बना देते हैं, ठीक है। तो आइए शस्य गहनता लिखेंगे, एक ही कृषि वर्ष में, एक ही भूमि में, एक ही कृषि वर्ष, एक ही कृषि वर्ष में, एक ही कृषि वर्ष में, ठीक है ना, एक ही कृषि वर्ष में, एक ही भूमि में, एक ही भूमि में, एक ही भूमि में, एक ही भूमि में क्या करेंगे बच्चों, तो एक से अधिक फसलों को उगाकर, एक से अधिक फसलों को उगाकर, एक से अधिक फसल, बस सिंपल समझिए ना कि एक ही भूमि होना चाहिए, एक ही साल होना चाहिए और अलग अलग फसलों को उगा लेते हैं। जैसे देखिए ना अभी का जो समय चल रहा है, लोग गर्मा धान को उगा रहे हैं और गर्मा धान को अभी काट चुके हैं और उसमें मंसूरी धान को लगा दिए हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि फसलों को उगाकर, और क्या कर सकते हैं बच्चों, उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना, कुल उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है भाई मेरे, तो शस्य कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है जी, शस्य गहनता कृषि, शस्य गहनता कहलाता है, शस्य गहनता कहलाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब आइए बच्चों एक चीज आप लोग नोट करेंगे, अभी एक चीज आप लोग नोट करेंगे क्या, कि शस्य गहनता की दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो कह सकते हैं कि शस्य गहनता की दृष्टि से यार बच्चों, पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। पंजाब में इसे सबसे ज्यादा होता है। पंजाब भारत में अग्रणी राज्य है। बिहार से भी बहुत सारे लोग खेती करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो पंजाब जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग अगर देखें तो पंजाब में ही जाते हैं बच्चे, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि बार बार फसल को बदल करके रोपने के लिए जो है ना, पंजाब सबसे आगे है। कौन है जी, तो पंजाब सबसे आगे है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शस्य गहनता टाइप से जो है ना, ये कृषि कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो पंजाब में होता है, ठीक है, ठीक है ना। आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आखिर देखते हैं कि इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं शस्य गहनता, जिससे हमें लगातार जल्दी बार बार बदल करके खेती हम नहीं कर पाते हैं। उसको कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है, हमें प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, उसी चीज को हम देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों। और आइए फटाफट बढ़ते हैं उसी टॉपिक पे। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आखिर खेती बार बार, जैसे गर्मा धान अभी इससे पहले हुआ था ना, मैंने क्या बताया था कि गर्मा धान इससे पहले हुआ था, ठीक है। लेकिन उसी में जो है ना एक प्रॉब्लम आ जाता है कि गर्मा धान के समय कौन सा दिन होता है जी, तो सावन से पहले जो है आपको आषाढ़ होता है। आषाढ़ से पहले भी कुछ ऐसे मौसम होते हैं ना जिसमें बारिश नहीं हो पाती है, वर्षा नहीं होती है, और उस समय जो है ना खेती करना बहुत मुश्किल होता है, और उस समय किसान जो है खेती नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और डायरेक्ट खेती, धान की जब खेती की जाती है ना, उस समय केवल एक ही खेती कर लेते हैं, ठीक है, एक ही खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंचाई का साधन नहीं हो पाता है बच्चों, सिंचाई का साधन नहीं हो पाता है। उस समय बहुत अधिक जो है जमीन जो है पानी सोखता है, जिसके चलते किसान सभी लगभग गरीब होते हैं और वे लोग सिंचाई की कमी के कारण ही शस्य गहनता के प्रकार से खेती नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो दूसरा हो जाएगा उर्वरक की कमी हो जाती है उनमें,
उनको, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बच्चों तो उन्नत बीज, उन्हें उन्नत बीज नहीं मिल पाता है, उन्नत बीज उन्हें उस समय नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है। और कुछ किसान ऐसे भी होते हैं कि उनको खाने के लिए तो धान है ही नहीं, तो वे लोग बीज उस समय बोएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए उन्नत बीज कह सकते हैं बच्चों। चौथा नंबर अगर हम लोग समस्या देखें तो यंत्रीकरण की कमी होती है, यंत्रीकरण की कमी होती है, यानी कि उनके पास यंत्र नहीं होता है, ट्रैक्टर नहीं होता है, आपको जो है रोटावेटर वगैरह ये सब नहीं होता है, रोटर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कमी के कारण भी ये गहन सस्य गहनता से खेती नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर अगर देखें बच्चों तो हम ये कह सकते हैं कीटनाशक की कमी होती है, उनके पास जो है कीटनाशक की कमी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी भी इसी को कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कीटनाशक उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण पानी सूख जाएंगे, जिसके कारण क्या होंगे कि सभी फसलों को कीड़ा वगैरह क्या होता है कि काट देते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये क्या नहीं कर पाते हैं, तो सस्य गहनता से खेती नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट एक और हो जाएगा बाबू कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य, कृषि उत्पादन का उचित मूल्य, ठीक है। सरकार जो है किसानों को कृषि का उचित मूल्य नहीं दे पाती है। जैसे मान लीजिए जब तक किसान धान को बेचते हैं, गेहूं को बेचते हैं, गन्ने को बेचते हैं, तब तक उसका जो है क्या रेट रहता है। जैसे धान जो है 5 रुपये हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है, और वहीं लोग बिजनेसमैन जब इसको खरीद लेते हैं ना, तो उस समय जाके देखिए ना, अभी आप लोग देहात के अगर होंगे बच्चों, गाँव से होंगे, तो इस चीज़ को देखे होंगे कि आप लोग जब धान बेचते हैं जिस समय, उस समय धान 10 रुपये बेचा जाता है, और वहीं धान को ले जा करके थोड़ा सा साफ सुथरा करके और उसको बिया के लिए बेचा जाता है ना, तो वह जो है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये केजी तक बेचा जाता है, ठीक है। तो इसकी भी कमी यहाँ पर होती है कि किसान का जो है अन्नदाना बहुत कम मूल्यों पर बेचा जाता है, इसलिए किसान जो है ना एक गहन ये सस्य गहनता से खेती करने में क्या होते हैं वंचित हो जाते हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि हमें ये खेती करने में क्या है कि घाटा है, ठीक है। अब आइए बच्चों आते हैं आगे निवेश। अब अगला पॉइंट देखते हैं निवेश उपयोग। एक और इसमें पॉइंट आता है निवेश उपयोग। निवेश उपयोग से आप क्या समझते हैं बच्चों, निवेश उपयोग से आप क्या समझते हैं मेरे भैया, बोलिए जल्दी से। तो देखिए पूंजी लगाकर और सिंचाई करना, पूंजी लगाकर सिंचाई करना, जैसे खादर लगता है ना, यानी खेती करने में जितना भी खर्चा लगता है ना, उसको निवेश उपयोग हम लोग कहते हैं। संपूर्ण खेती करने में जितना खर्चा लग जाता है उसको हम निवेश उपयोग कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, चलिए पूरा का पूरा लिख ही देता हूँ, लिख देते हैं बच्चों कि पूंजी लगाकर सिंचाई या फिर सिंचाई खाद, ठीक है, उन्नत बीज है ना, उन्नत बीज या फिर मशीन आदि का उपयोग करना, मशीन आदि का उपयोग करना, मशीन आदि का उपयोग करना, ठीक है, निवेश उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है जी, निवेश उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है जी, निवेश उपयोग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूंजी लगाकर सिंचाई खाद उन्नत बीज मशीन, ठीक है, आदि का उपयोग करना क्या कहलाता है बच्चों, निवेश उपयोग कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़े। यानी इसको अगर एक तरह से देखा जाए ना बच्चों, तो हम इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। इन्वेस्ट यानी जो भी खेती में हम लोग उपयोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे निवेश उपयोग कहते हैं, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे कि वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि, वर्षा पोषित कृषि या फिर वर्षाधीन कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि वर्षा पोषित है ना, वर्षा पोषित कृषि
कृषि या वर्षाधीन कृषि। तो ये क्या है मेरे बच्चे, वर्षा पोषित कृषि या फिर वर्षाधीन कृषि क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जब फसल केवल वर्षा द्वारा, जब फसल है ना जी, जब फसल केवल वर्षा द्वारा है ना, जब फसल जो है केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर यानी वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है ना, पैदा की जाती है, तब इसे क्या कहते हैं जी, तब इसे हम लोग कहते हैं वर्षा पोषित कृषि। तब इसे वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्षाधीन कृषि यानी वर्षा के अधीन, ठीक है, वर्षाधीन कृषि कहते हैं, वर्षाधीन कृषि कहते हैं, है ना भाई, क्लियर है ना। जब वर्षा के अधीन में कोई कृषि किया जाता है ना, वर्षा के कैद में कोई कृषि किया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यानी उस कृषि को वर्षा के अधीन किया जा रहा है, वर्षा के अंतर्गत किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फसल जो है वर्षा के अधीन होता हो बच्चों, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्षाधीन कृषि संपूर्ण भारत के अगर देखा जाए बच्चों तो 38.67% इतना प्रतिशत पर जो है ना वर्षाधीन कृषि होती है। यानी कि इसके अंतर्गत ही वर्षाधीन कृषि होती है, यानी कि 38.67% भूमि पर वर्षा के कारण ही खेती हो पाती है, ठीक है ना, केवल 38.67% पर। बाकी सभी जगह पंपू सेट वगैरह का प्रयोग करते हैं। पंपिंग सेट के अलावा जो है ये लोग जो है कई जगह तो भूखे मरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखें तो 38.67% जगह पर ही क्या वर्षा के अधीन कृषि हो पाती है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपको सस्य गहनता आपने देख लिया, और निवेश उपयोग क्या है बच्चों यहाँ पे देख लिया आपने, और वर्षा पोषित या कृषि या फिर वर्षा अधीन कृषि से आप क्या समझते हैं आप लोग यहाँ पर देख लिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों कि वर्षा पोषित कृषि दो प्रकार की होती है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, चलिए 2 प्रकार लिख देते हैं। 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की जी, तो 2 प्रकार की होती है। वर्षा पोषित कृषि 2 प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है। जो कि पहला नंबर अगर देखें बच्चों तो पहला नंबर आपको हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि। कौन सा होगा बच्चों, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, है ना, शुष्क भूमि कृषि। उसके बाद दूसरा नंबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको आर्द्र भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, है ना जी, आर्द्र भूमि कृषि। पहला हो गया शुष्क भूमि कृषि और दूसरा हो गया आर्द्र भूमि कृषि, ठीक है। यानी कि शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं, जहां 75 cm से क्या होता है बच्चों, 75 cm से यानी सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होती हो, वहां का जो कृषि होता है ना उसको हम लोग कहेंगे शुष्क भूमि कृषि। 75 सेंटीमीटर से कम, यहाँ पे लिख देते हैं कि 75 cm से कम वर्षा क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं बच्चों, ठीक है। और अगला है आर्द्र भूमि कृषि, तो इसको लिखेंगे कि 75 cm सेंटीमीटर से अधिक, यह क्या होता है, अधिक
वर्षा, अधिक वर्षा क्षेत्र होता है, वर्षा क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, वहां पे कैसा कृषि होता है, तो आर्द्र भूमि कृषि होता है। और शुष्क भूमि कृषि का मतलब होता है जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि शुष्क भूमि कृषि की विशेषता है ना। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है शुष्क भूमि कृषि की विशेषता, शुष्क भूमि कृषि की विशेषता है ना जी, विशेषता है ना। शुष्क भूमि कृषि की विशेषता को हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि वर्षा जल को संरक्षित करने की, यहाँ इसमें हो जाएगा क्या, वर्षा जल को संरक्षित है ना। संरक्षित ऐसे लिखाता है, नहीं भाई ऐसे लिखाता है, संरक्षित। वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी तालाब वगैरह में लोग पोखरा वोखरा बनवा करके उसमें क्या रखते हैं कि जल को एकत्रित करके रखते हैं, और ज्यों ही सूखा आता है ना उस समय उसी जल का प्रयोग करके वे लोग कृषि करते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे बच्चों, तो जहां शुष्क भूमि कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग हो सके, है ना। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक जल को आवश्यकता से अधिक जल को क्या किया जाता है, भूमिगत जल के पुनः भरण, ठीक है ना, पुनः भरण के लिए क्या किया जाता है बाबू, संरक्षण है ना। पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए रखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है, यानी पोखरा वगैरह, बस वही चीज अभी तो बताए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरा नंबर पॉइंट आपको हो जाएगा कि शुष्कता के कारण, यानी सूखापन के कारण, है ना। शुष्कता के कारण क्या होता है बाबू, यहाँ की मिट्टी, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, क्या होता है बाबू, ह्यूमस की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होता है जी, बहुत कम होती है। ठीक है, देखिए शुष्कता के कारण यानी सूखापन के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना। ठीक है, अब आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे गरीब किसानों के, मतलब अगला पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक और पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है ना। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग देख लिए कि वर्षा पोषित कृषि को दो प्रकार में हम लोग बांटते हैं, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र को जहाँ पे कृषि किया जाता है उसको कहते हैं शुष्क भूमि कृषि, और 75 सेंटीमीटर से अधिक
वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पे कृषि किया जाता है उस कृषि को कहते हैं आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है, अब जो है शुष्क भूमि कृषि की विशेषता हम लोग देख लिए बच्चों। ठीक है, ये जो है ये मस्ट है, ये पूछा जाता है ना, इसलिए इसके बारे में मैंने बता दिया। और आर्द्र भूमि के बारे में क्या पढ़ना है? आर्द्र भूमि के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे सबसे अधिक जल पाया जाता है, वहाँ की कृषि में जो है खेती के लिए जल की मतलब की अधिकता होती है, वहाँ से जल को कम करना पड़ता है। ठीक है ना, वहाँ जहाँ जल की अधिकता होती है, जहाँ पे आर्द्र भूमि कृषि किया जाता है ना, वहाँ से जल को हटाना पड़ता है। कैसा हूँ, जल को जो है ना कहीं कहीं रोक करके रखना पड़ता है कि खेतों में ना चला जाए और जा करके फसल को कहीं ज़्यादा हानि ना पहुँचा दे। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है यहाँ पर देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का होगा कि गरीब किसानों के उत्थान के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, गरीब किसान के उत्थान के लिए, है ना, उत्थान के लिए, गरीब किसानों के उत्थान के लिए, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। क्या चलाया जा रहा है जी? उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम। क्या चलाया जा रहा है जी? कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा कि सरकार के द्वारा नरेगा बोलता है ना इसे, नरेगा। ठीक है, नरेगा कार्यक्रम के द्वारा देखिए गरीबों के उत्थान के लिए, ठीक है, द्वारा गरीबों को काम दिया जा रहा है, गरीबों को क्या किया जा रहा है जी? काम दिया जा रहा है। नरेगा एक नरेगा कार्यक्रम है। कौन कार्यक्रम जी? नरेगा कार्यक्रम। ठीक है, ये नरेगा कार्यक्रम के द्वारा जो है गरीबों को काम दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो है शीघ्र तैयार होने वाली, अगला पॉइंट है कि शीघ्र तैयार होने वाली, यानी सीरी विधि देखे हैं, शीघ्र तैयार होने वाली। सीरी विधि में जो होता है ना कि 60 दिन में आलू तैयार हो जाता है, गाजर तैयार हो जाता है, और मूली लोग बोलते हैं कि 60 मूली है, कि 60 दिन में तैयार हो जाएगा पूरा फाइनली। ठीक है, आलू भी 60 होता है। तो इस प्रकार से शीघ्र तैयार होने शीघ्र तैयार होने वाला फसलों का बीज, फसलों का बीज क्या कराया जा रहा है जी? बीज तैयार किया जा रहा है, बीज तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कृषि की नई विधियां अपनाई जा रही है, कृषि की नई विधियां अपनाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कई विधियां सरकार की तरफ से, कई जो है बीज को बांटने के लिए, कई जो है संस्थान से जो है जो अलग अलग तरह के गन्ना के फसल को तैयार करने के लिए अलग अलग उर्वरक को भी यहाँ पे दिया जा रहा है गरीबों को। ठीक है, और इस प्रकार से जो है गरीबों को बहुत तरह से गवर्नमेंट की तरफ से मदद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जस्ट आगे हम लोग क्या देखेंगे कि चलिए इसके साथ साथ जो है, चलिए कृषि के साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन की भी व्यवस्था किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा पशुपालन की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही है ना, सरकार के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है अभी कि कृषि से जो भी
कमी हो रहा है ना कृषि से, जो भी कमी आ रहे हैं कृषि से, उनका परिभ्रमण किससे हो रहा है, उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है, तो ये जो है पशुपालन से हो रही है। किससे हो रही है, पशुपालन से हो रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में 3 प्रकार का कृषि होता है। तो भारत में जो है 3 प्रकार का कृषि कौन कौन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आइए इस बार जो है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट होने वाला है बाबू, जो कि अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या कि भारत में 3 प्रकार का कृषि होता है। कहाँ पे, तो हम लिखेंगे क्या कि भारत में कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से क्या होता है बाबू, तो कृषि होता है। 3 प्रकार से कृषि होता है ना। तो पहला पॉइंट आइए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, साथ ही साथ तीसरा भी देखेंगे। यानी पहला हो जाएगा प्रारंभिक जीविका कृषि। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जीविका कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि है ना, प्रारंभिक जीविका कृषि। उसके बाद दूसरा नंबर में देखें बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा गहन जीविका कृषि। कौन सा, गहन जीविका कृषि। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, गहन जीविका कृषि है ना, गहन जीविका कृषि हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो वाणिज्यिक कृषि होता है, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है ना, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो प्रारंभिक कृषि क्या है, और गहन कृषि क्या है, और वाणिज्यिक कृषि क्या है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं बच्चों। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1 नंबर वाला पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यह परंपरागत तरीका, और लिखेंगे यह परंपरागत यह जो है परंपरागत तरीका और यह परंपरागत तरीका और परंपरागत औजार से, परंपरागत तरीका भी परंपरागत और औजार भी परंपरागत तरीका और परंपरागत औजार से है ना, औजार से कृषि की जाती है, औजार से कृषि की जाती है, औजार से कृषि की जाती है। ठीक है, परंपरागत तरीका भी होना चाहिए, और परंपरागत यानी कि पुराने समय में जिस प्रकार से मनुष्य खेती को करते थे, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग खेती को करते हैं तब हम क्या कहेंगे कि यह जो है प्रारंभिक, आदि मानव जो खेती को करते थे ना, उसी को हम कहेंगे कि प्रारंभिक जीविका कृषि हुआ। ठीक है, प्रारंभिक कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे कर्तन दहन प्रणाली, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं देखता हूँ कि जैसे कर्तन दहन प्रणाली, तो कर्तन दहन प्रणाली के बारे में अगर आप लोग देखें बच्चों, तो कर्तन दहन प्रणाली का मतलब होता है कि जंगल को काटिए और खेती को कीजिए। ठीक है, वर्षा हो या ना हो, क्या करेंगे कि जंगल को काटेंगे और खेती को करेंगे। ठीक है ना, तो उसी को हम प्यारे बच्चे कहते हैं क्या, कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं उसे, है ना। एक जंगल को काटिए, वहां पे खेती कीजिए, फिर वहां से अगर उपज क्षमता अगर समाप्त हो जाता है तो फिर दूसरे जगह जाइए, जंगल को काटिए और फिर वहां पर भी खेती कीजिए। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, जो कि कहां से आता है, प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। ठीक है, आइए, और ये जो है ना किससे किया जाता है, ये खुरपी से किया जाता है। जैसे खुरपी से कोई प्रणाली से खेती किया जाता हो, हंसुआ से किया जाता हो, हंसुआ है ना। तो ये जो है प्रारंभिक समय में इसी सब चीजों से, खुरपी से छोटे छोटे जगहों पर खेती किया जाता था, खोद करके से बहुत मेहनत करके उस समय खेती किया जाता था। ठीक है ना, तो उसी को हम कहेंगे प्रारंभिक जीविका कृषि। ठीक है,
चलिए इसे हम लोग क्या झूम खेती भी कहते हैं, इसे ही प्यारे बच्चों हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है ना, इससे ही हम लोग झूम खेती भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या गहन जीविका कृषि के बाद हम लोग देखें, देखिए गहन जीविका कृषि है ना, गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। अब आइए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गहन जीविका कृषि। तो आइए यहीं पे हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, तो ऐसा खेती जो आज के समय यानी कि परंपरागत कृषि कौशल के द्वारा किया जाता है, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीज, खरपतवार, मौसम संबंधी ज्ञान उपयोग किया जाता है इस कृषि में। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, कह रहा है कि गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि का मतलब होता है कि ज्ञान के द्वारा किया गया परंपरागत कृषि, यानी कि अभी ज्ञान के द्वारा जो है ना किया गया परंपरागत कृषि को क्या कहते हैं बच्चों, तो उससे ही हम कहते हैं गहन जीविका कृषि। जैसे मान लीजिए कि हम लोग श्री विधि सुने हैं, जैसे अभी जो है गेहूं को एक जगह खोद करके ऐसे खुरपी से ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से क्या निकलता है कि जड़ बहुत अच्छे निकलते हैं, इसको जो है यहाँ तक का पोषक तत्व मिलता है ना। फिर यहाँ पर जो है गेहूं को हम क्या करते हैं कि ऐसे गड्ढे में रोप देते हैं, बुआई कर देते हैं, जिससे उसको क्या मिलता है, बहुत दूर दूर से क्या होता है कि पोषक तत्व मिल जाता है बच्चे। और इसे भी ऐसे ही पोषक तत्व, इसे भी ऐसे ही पोषक तत्व मिल गए, यानी अधिक से अधिक पोषक तत्व मिलने से क्या होता है कि गेहूं का बीज जो है ना बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे गहन जीविका कृषि, है ना जी, इसे कहते हैं गहन जीविका कृषि। अब आता है प्यारे बच्चों वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब क्या होता है बच्चों, वाणिज्यिक कृषि को हम कह सकते हैं व्यापारिक कृषि। क्या कह सकते हैं बच्चों, तीसरा नंबर ये हो गया, दूसरा खत्म, तीसरा नंबर व्यापारिक कृषि भी हम लोग इसे कह सकते हैं, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से किया गया खेती, है ना, किया गया कृषि। चलिए कृषि ही लिख देता हूं यहाँ पर, किया गया कृषि व्यापारिक कृषि कहलाता है। क्या बाबू, व्यापारिक कृषि कहलाता है, व्यापारिक कृषि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि गन्ना है, उसको खाने के लिए कोई लगाता है गन्ना को, नहीं, उसको जो है व्यापार के लिए लगाया जाते हैं। जूट जो है जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, क्या उसको जो है कोई खाने के लिए लगाते हैं फसल में, नहीं लगाते हैं, उसको केवल व्यापार करने के लिए लोग लगाते हैं, ठीक है। अभी जा करके देख लीजिए, जैसे फूल का खेती, बहुत सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में जो है फूल की खेती की जाती है। गेंदा का फूल जो होता है उसको लोग व्यापारिक रूप में समझ करके उसकी खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ फंक्शन हो रहा है, उसमें जो फूल से सजाना है, स्टेज को सजाना है, जैसे मान लीजिए कि बारातों में, शादी विवाहों में जो है जो फूल की आवश्यकता होती है, उसके लिए लोग फूल की खेती करते हैं, जो कि खाने के लिए नहीं होता है, केवल व्यापार करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे व्यापारिक कृषि। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे में गन्ना की खेती, फूल की खेती, ठीक है ना, फूल की खेती। उसके बाद अरहर कुछ खाने के लिए होता है, कुछ बेचने के लिए भी लोग करते हैं। जैसे जूट की खेती, चलिए अरहर हटा ही देते हैं, चलिए जूट यहाँ पे लिख देते हैं, जूट की खेती इत्यादि, और भी कुछ खेती है, ठीक है ना, जिसको लोग केवल बेचने के लिए करते हैं, खाने के लिए नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। अब इसमें जो हम कह सकते हैं क्या कि इसमें बहुत बढ़िया से खेती किया जाता है, क्योंकि व्यापार करना है ना, खींचना है इसलिए। और यहाँ पे इसलिए इसको अच्छा से किया जाता है कि इसमें अच्छा से जो है ना उर्वरक भी दिया जाता है, मवेशी खाद तक इसमें खरीद करके लोग देते हैं व्यापारिक खेती में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक।
ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग रोपण कृषि के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बाबू, सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग का होने वाला है रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पर कृषि को हम लोग समझेंगे रोपण कृषि। अगला पॉइंट क्या होगा जी, रोपण, रोपण कृषि, रोपण कृषि, है ना जी। रोपण कृषि क्या है, तो चलिए बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी, जैसे रोपने वाला जो कृषि होता है ना, जैसे धान वगैरह जो होता है उसको हम लोग रोपते हैं, तो उसी को कहते हैं रोपण। यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी इकाइयों में, बड़ी 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 इकाइयों में, इकाइयों में, बड़ी बड़ी इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए, व्यापारिक उत्पादन के लिए, व्यापारिक उत्पादन के लिए, है ना, व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे, एक या एक से अधिक किस्म के पौधे, किस्म के पौधे, एक या एक से अधिक किस्म के पौधे जो है क्या किया जाता है, पौधों, एक या एक से अधिक पौधों के रोपण की पद्धति, पौधों के रोपण, रोपण की पद्धति, पद्धति क्या कहलाता है जी, पद्धति रोपण कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, रोपण कृषि, रोपण कृषि कहलाता है, रोपण कृषि कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है जी, रोपण कृषि कहलाता है। मान लीजिए कि एक या एक से अधिक, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की पद्धति रोपण कृषि कहलाता है। यानी कि एक या एक से अधिक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गन्ना हमने लगा दिया, गन्ना लगा दिया, ठीक है, और जब तक गन्ना छोटा छोटा होता है ना, उसी में लोग क्या लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं। यानी गन्ना प्लस सरसों, गन्ना प्लस सरसों, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे रोपण कृषि, है ना, रोपण कृषि इसको हम लोग कहेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं व्यापारिक, व्यापारिक कृषि, इसे व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक गन्ना यहाँ पे मैंने लगा दिया और उसी में सरसों भी लगा दिया, यानी कि जगह एक, लेकिन उसका हमें व्यापार करना है ना, तो एक ही खेत में दो चीजों का काम चल गया, इसलिए इसको हम लोग व्यापारिक कृषि भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कॉफी हो गए, कॉफी, कुछ लोग कॉफी लगा देते हैं, कॉफी हो गया आपको, रबर हो गए, रबर हो गया, ये सब व्यापारिक खेती है। उसके बाद जैसे केला, जितना लोग लगाते हैं क्या सभी केला खा जाते हैं क्या, नहीं, कुछ बेचते हैं, कुछ खाते हैं और बहुत बेच देते हैं, ठीक है। इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कॉफी की खेती, रबर की खेती, केला की खेती, लोग चाय की खेती भी करते हैं बेचने के लिए ही, ठीक है ना। और ये सभी खेती जानते हैं कहाँ सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक में। कहाँ होता है जी, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, कर्नाटक में होता है। और रबड़ अगर देखा जाए, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा कि कर्नाटक में होता ही है, लेकिन रबड़ केरल में उपजाया जाता है। रबड़ कहाँ बच्चों, तो ये जो है ना केरल में, ये केरल में उपजाया जाता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम यहाँ तक पढ़े हैं कि रोपण कृषि क्या है, ठीक है। रोपण कृषि तक हम लोग पढ़ लिए हैं। रोपण कृषि को कहें तो व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में सभी प्यारे बच्चों से, इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितने बच्चे अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर लग रहा होगा ना कि कल के क्लास भी हम देखेंगे बच्चों, तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।